हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 31 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड रेल परियोजना के तहत न्यू अशोक नगर से आनंद विहार बस अड्डा होते हुए साहिबाबाद BEL तक कितने किलोमीटर लंबा भूमिगत कॉरिडोर बनाया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 5.6 किलोमीटर लंबा। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर देश के कुल 939 पुलिस कर्मियों को वीरता पदक और सेवा पदक से सम्मानित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के कितने पुलिसकर्मी शामिल हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 79 यानी 79 पुलिसकर्मी जो है वो उत्तर प्रदेश से शामिल रहे। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF बाई करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को बाई कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको केवल दिसंबर महीने की PDF बाई करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप इस PDF को बाई कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, युद्ध में तालमेल के उद्देश्य से भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना का निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास जनवरी 2022 में आयोजित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम लहर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार किया? तो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं ये बुद्धदेव भट्टाचार्य, जिन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, किसने कॉमिक बुक इंडियाज विमेन एंड अनसंग हीरोज का विमोचन किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मीनाक्षी लेखी ने। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया है? तो भारत सरकार ने जो है एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंपा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया? तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड में। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के लिए नामांकन के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। 28 जनवरी 2022 को वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि काशी यानी वाराणसी को संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित कराने के लिए स्मार्ट सिटी डोजियर तैयार किया जाएगा। गौरतलब है कि संघाई सहयोग संगठन की ओर से प्रत्येक वर्ष सदस्य देश के एक शहर को सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी बनाए जाने का प्रावधान है, जिसके तहत सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक के लिए भारत को चुना गया है। तो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि जो वाराणसी है उसे जो है संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित कराने के लिए एक डोजियर तैयार किया जाएगा। और अगर वाराणसी को संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाता है तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी और काशी जो है वो पूरे विश्व स्तर पर ऊपर आएगा, है ना। काशी की जो पहचान है वो देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसकी पहचान बनेगी। अब दोस्तों, ये जो वर्ड है डोजियर, तो डोजियर का मतलब क्या है? तो दोस्तों, डोजियर में क्या होता है कि साल भर तक होने वाले आयोजन, प्रमुख स्थल, खान पान सहित अन्य चीज़ों को प्रमुखता से उल्लेखित किया जाता है, तो इसी को कहते हैं डोजियर।
अब दोस्तों यहाँ पर बात है संघाई सहयोग संगठन की। तो संघाई सहयोग संगठन की अगर बात की जाए कि इसकी जो स्थापना है, इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी, तो 1996 में संघाई 5 के नाम से इस संगठन को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1996 में। और उस टाइम पे जो संघाई 5 के नाम से बना था तो इसमें 5 देश शामिल थे। कौन कौन से? तो चीन था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान। ठीक है, तो 5 देश थे। लेकिन वर्ष 2001 में आयोजित शिखर सम्मेलन में उज्बेकिस्तान को शामिल किया गया और फिर इसका नाम क्या हुआ? संघाई 6 के नाम से ये जाना जाने लगा। उसके बाद जो संघाई सहयोग संगठन है इसका नाम क्या किया गया? उसका नाम फिर किया गया संघाई सहयोग संगठन। क्योंकि पहले क्या था? संघाई 6, सबसे पहले तो था संघाई 5, उसके बाद हुआ संघाई 6, जब उज्बेकिस्तान को शामिल किया गया और इसके बाद इसका नाम हुआ संघाई सहयोग संगठन। और फिर 24 जून 2016 को इस संगठन में भारत और पाकिस्तान सदस्य देश बने। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि भारत जो है इस संघाई सहयोग संगठन का सदस्य देश कब बना, तो 24 जून 2016 को भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य देश बने। तो ये चीज़ें भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और दोस्तों संघाई सहयोग संगठन है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो चीन के बीजिंग में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि किस दिन होती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 30 जनवरी को। 30 जनवरी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि का प्रतीक है। 30 जनवरी 1948 को बडेला हाउस में शाम की प्रार्थना के बाद नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मार करके हत्या कर दी थी। भारतीय शहीदों के सम्मान में सुबह 11 बजे पूरे देश में 2 मिनट का मौन रखा जाता है। शहीद दिवस 23 मार्च को भी मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जो शहीद दिवस है वो 23 मार्च को भी मनाया जाता है, जिस दिन भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और 30 जनवरी को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। दोस्तों महात्मा गांधी से संबंधित अगर देखें तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं महात्मा गांधी से रिलेटेड। तो कौन कौन से क्वेश्चन महात्मा गांधी से पूछे जाते हैं? तो सबसे पहले तो हम देखेंगे महात्मा गांधी के आंदोलन कौन कौन से रहे, जो कि महात्मा गांधी उसमें शामिल रहे और एक प्रमुख भूमिका उन्होंने उसमें निभाई है। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 1917 में हुआ। 1917 में कौन सा हुआ? चंपारण सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी का आंदोलन था, ये कब हुआ? 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ। खेड़ा सत्याग्रह यहाँ पर हम लिखते हैं, ये है चंपारण और नीचे है ये खेड़ा। ठीक है, ध्यान रखना है, चंपारण है 1917 और खेड़ा है आपका 1918। इसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1918 में। ध्यान रखना है कौन सा है ये? अहमदाबाद मिल मजदूर। ठीक है, मिल आंदोलन यहाँ पे लिखते हैं। इसके बाद हुआ खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन ये कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन जो है ये हुआ था 1920 में। ठीक है, ध्यान रखना है, खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ। इसके बाद असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन ये कब हुआ? असहयोग आंदोलन तो ये भी हुआ है 1920 में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद नमक आंदोलन, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, तो ये हुआ है 1930 में। कौन सा? नमक आंदोलन। नमक आंदोलन या फिर इसे कहते हैं सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब हुआ? ये हुआ है 1930 में। और इसके बाद जो है लास्ट जो महात्मा गांधी का है आंदोलन वो है भारत छोड़ो आंदोलन और ये हुआ है 1942 में। ठीक है, ध्यान रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ है? ये हुआ 1942 में। तो ये तो हैं आंदोलन महात्मा गांधी से संबंधित और इसमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ? तो 1942 में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब हुआ? 1930 में हुआ। इसी तरह से ये सारे जितने भी आंदोलन हैं आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है, इनमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों देखते हैं महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं, क्योंकि पुस्तकों से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए। तो पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो इनकी प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो 4 पुस्तकें हैं। कौन कौन सी हैं? हिंद स्वराज, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, सत्य के प्रयोग ये इनकी आत्मकथा है और गीता पदार्थ कोश सहित संपूर्ण गीता की टीका, तो ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं।
और इनमें से आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है कि आत्मकथा कौन सी है, तो सत्य के प्रयोग, ये इनकी आत्मकथा है। दोस्तों महात्मा गांधी से संबंधित अगर देखा जाए तो इन्होंने पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया। तो कौन कौन सी हैं, तो हरिजन है, इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया, ये इनकी पत्र पत्रिकाएं हैं जिसका इन्होंने संपादन किया। और एक और इन्होंने मासिक पत्रिका का संपादन किया था बाद में, कौन सी, नवजीवन के नाम से। ठीक है, तो ये उनकी कुछ प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं। और दोस्तों इनसे संबंधित एक नारा भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था, तो करो या मरो का नारा किसने दिया, तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। और दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ब्रिटिश राज के समय में। और जो पोरबंदर है वो वर्तमान में गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें महात्मा गांधी से रिलेटेड आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गौरव खन्ना द्वारा भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां पर शुरू की गई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता और भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के राष्ट्रीय कोच गौरव खन्ना ने औपचारिक रूप से जनवरी 2022 में देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू करने के लिए एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के साथ अपने जुड़ाव की घोषणा की है। यानी द्रोणाचार्य पुरस्कार जो विजेता हैं और भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के ये राष्ट्रीय कोच हैं, कौन, गौरव खन्ना। तो इन्होंने जो है किसके साथ मिलकर के, तो फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के साथ मिलकर के इन्होंने देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू करने की घोषणा की। और ये जो पैरा बैडमिंटन अकादमी है जो कि देश की पहली है, ये कहाँ पर शुरू की जाएगी, तो ये लखनऊ में शुरू की जाएगी। तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसे शुरू किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है, तो 2024 में जो पैरालंपिक होने वाले हैं तो उसमें भारत के पदक के अवसरों में सुधार करना जो है इसका उद्देश्य है। उन्होंने एजेस फेडरेशन क्वेस्ट फॉर फियरलेस शटलर्स कार्यक्रम का भी अनावरण किया। तो यहाँ से अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू करने की घोषणा जो है कहाँ पर की गई है, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसकी घोषणा की गई है। अब दोस्तों यहाँ पर लखनऊ की बात है तो ये है मैप में लखनऊ। सबसे पहले मैप में देखेंगे तो ये मैप में लखनऊ है। अब जो लखनऊ है इसकी सीमा जो है उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों को टच करती है, तो देखिए यहाँ पर बाराबंकी है जिसकी सीमा को ये टच करता है, ऊपर की ओर यहाँ पे सीतापुर है, इसके अलावा यहाँ पर हरदोई है, यहाँ पर उन्नाव है, रायबरेली है। तो ये वो जिले हैं जिनकी सीमा को लखनऊ टच करता है। अब दोस्तों लखनऊ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो लखनऊ से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हैं, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो लखनऊ है ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों जो लखनऊ है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। और एक क्वेश्चन ध्यान रखना है कि जो लखनऊ राजधानी है वर्तमान में उत्तर प्रदेश की, तो इससे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हुआ करती थी, तो इससे पहले जो प्रदेश की राजधानी है वो इलाहाबाद हुआ करती थी। और इलाहाबाद से बदल करके लखनऊ राजधानी कब किया गया, तो 1921 में किया गया। कब किया गया, 1921 में इलाहाबाद से बदल करके प्रदेश की राजधानी लखनऊ कर दी गई थी। दोस्तों लखनऊ में कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए, कौन कौन से हुए, तो 15वां अधिवेशन, 32वां अधिवेशन और 50वां अधिवेशन। अब इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका है 32वां अधिवेशन। ये कांग्रेस का 32वां अधिवेशन जो है लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था, तो ध्यान रखना है ये हुआ था 1916 में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें क्या हुआ था, तो इसमें मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। तो इसी वजह से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अभी जो एग्जाम हुआ था यूपी टेट का 23 जनवरी को, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मुस्लिम लीग से समझौता कब हुआ था, तो 1916 में मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। तो इसी वजह से मैं आपको ये हर बार बताता हूँ कि जो कांग्रेस के अधिवेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जितने भी जगहों पर कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर देखा जाए कि जो लखनऊ है इसका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या है, तो चिकनकारी एवं जरी जरदोजी लखनऊ का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। और लखनऊ में अगर देखा जाए कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था तो इसमें लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किया था। तो ये सारी चीजें आपको लखनऊ से रिलेटेड अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चीन में। एशियन गेम्स 2022 का आयोजन चीन देश द्वारा किया जाएगा जो कि
10 सितंबर से 25 दिसंबर तक चीन के शिनजियांग प्रांत के हागजो समेत 5 शहरों में आयोजित किया जाना है। यह मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट में कुल 40 खेलों में 61 स्पर्धा होगी, जिसमें 13 की तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, घुड़सवारी, तलवारबाजी, फुटबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी समेत क्रिकेट, T20 को भी शामिल किया गया है। तो दोस्तों अच्छे से ध्यान रखना है कि 2022 का जो एशियन गेम्स है उसका आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो चीन में इसका आयोजन किया जाएगा। और चीन में कहां पर किया जाएगा, तो शिनजियांग प्रांत के हागजो समेत 5 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक किया जाएगा, तो 10 सितंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। अब दोस्तों चीन की अगर बात की जाए तो चीन की कैपिटल क्या है, तो बीजिंग चीन की कैपिटल है। चीन की करेंसी क्या है, तो रेनमिनबी चीन की करेंसी है। और चीन के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, तो शी जिनपिंग वर्तमान में चीन के प्रेसिडेंट हैं। और चीन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन अच्छे से ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में जो चीन है उसने एक आर्टिफिशियल मून बनाया है, और इससे पहले चीन ने एक आर्टिफिशियल सन भी बनाया था। तो दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि कृत्रिम चंद्रमा और कृत्रिम सूर्य जो है वो किस देश ने बनाया, तो ये चीन ने बनाया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली ऑटोमेटिक ईंट मेकिंग मशीन का आविष्कार किस राज्य में किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है पहली ऑटोमेटिक ईंट मेकिंग मशीन जिसका आविष्कार कहां पर किया गया, ये हरियाणा में किया गया है। हाल ही में हरियाणा के बवाना में रहने वाले सतीश चिकारा ने ऑटोमेटिक ईंट मेकिंग मशीन का आविष्कार किया, जो महज 1 घंटे में 12,000 ईंट तैयार करने की क्षमता रखती है। यह भारत की पहली ऑटोमेटिक ईंट मेकिंग मशीन है, जिसे अपनी काबिलियत की वजह से आज विश्व भर में पहचान मिल चुकी है। भारत सरकार द्वारा सतीश चिकारा को साल 2020 में नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत की पहली ऑटोमेटिक ईंट मेकिंग मशीन का आविष्कार कहां पर किया गया, तो ये हरियाणा में किया गया। और किसने इसका आविष्कार किया है, तो इनका नाम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सतीश चिकारा ने इसका आविष्कार किया है। दोस्तों ये जो ईंट मेकिंग मशीन है इसकी खासियत क्या है, तो ये जो है महज 1 घंटे में ही 12,000 ईंट तैयार कर सकती है। वैसे अगर आमतौर पर देखा जाए जो मजदूर होते हैं, तो एक जो मजदूर है वो 1 घंटे में अधिकतम 80 ईंटों का ही निर्माण कर सकता है, यानी 80 ईंटें ही वो बना सकता है 1 घंटे में। लेकिन ये जो मशीन है ये 1 घंटे के अंदर 12,000 ईंटें बना सकती है। और इस मशीन के बन जाने से क्या होगा, तो जो काम है वो बहुत ही कम समय में और आसानी से किया जा सकेगा। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत की पहली ऑटोमेटिक ईंट मेकिंग मशीन का आविष्कार कहां पर किया गया, तो ये हरियाणा में किया गया। और किसने किया, तो सतीश चिकारा ने। अब यहाँ पर हरियाणा की बात है तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 10 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 5 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और दोस्तों हरियाणा में अगर देखा जाए कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो हरियाणा में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, तो कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये हरियाणा की प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोनों नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या रखा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, टाटा प्ले। टाटा स्काई कंपनी को अब टाटा प्ले के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि कंपनी ने अपना नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन का नाम बदलकर टाटा प्ले रखा है। 15 साल के बाद हुए बदलाव के साथ ही यूजर्स को कई खास तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, जिसमें अब यूजर्स को नेटफ्लिक्स का भी एक्सेस मिल सकेगा। हाल ही में टाटा ग्रुप ने अपनी ब्रॉडबैंड सर्विसेज को भी रिब्रांड किया है, जिसमें टाटा स्काई ब्रॉडबैंड का नाम बदलकर टाटा प्ले फाइबर किया गया है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो टाटा स्काई कंपनी है उसका नाम बदल गया है और अब उसे किस नाम से जाना जाएगा, तो टाटा प्ले के नाम से इसे जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इस भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपतियों ने हिस्सा लिया। मध्य एशियाई क्षेत्र में 5 मान्यता प्राप्त देश हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इसकी मेजबानी की है। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किस तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी ने पुष्प कुमार जोशी को नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नामित किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भारत की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में पुष्प कुमार जोशी को नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नामित किया है। वह किसकी जगह लेंगे? तो वह मुकेश कुमार सुराणा की जगह लेंगे, जो इस साल 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जोशी फिलहाल कंपनी में HR डायरेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। और दोस्तों ये जो HPCL कंपनी है ये एक महारत्न कंपनी है और इसे भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 के तहत एक कंपनी के रूप में मूल रूप से निगमित किया गया था। तो अच्छे से ध्यान रखना है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कंपनी है इसके जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं वो कौन बने हैं? तो पुष्प कुमार जोशी को नामित किया गया है। और ये किसकी जगह लेंगे? तो मुकेश कुमार सुराणा की ये जगह लेंगे, जो कि 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए एक नई तकनीक खोजी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज ने। पश्चिम बंगाल में स्थित गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज के शोधकर्ताओं ने हाल ही में मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए एक नई तकनीकी खोजी है। यह कैंसर के चरणों और पूर्व कैंसर के चरणों में अंतर करने में सक्षम है। तो दोस्तों जो पश्चिम बंगाल में स्थित एक संस्थान है गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, तो यहाँ पर क्या हुआ है? तो यहाँ के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने मुंह का कैंसर जो होता है तो उसका पता लगाने के लिए एक नई तकनीकी खोजी है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का विमोचन किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रस्किन बॉन्ड द्वारा। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया गया, जो भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर है। यह पुस्तक भारत की भौतिक और आध्यात्मिक विशेषताओं का मिश्रण है और एक राष्ट्र के रूप में भारत की पिछले 75 वर्षों की प्रगति पर भी प्रकाश डालती है। ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है इसको? तो यह पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। और दोस्तों ये जो पुस्तक है इसमें भारत की भौतिक और आध्यात्मिक विशेषताओं का मिश्रण है, यानी इसमें ये सारा रिकॉर्ड बताया गया है। तो इसमें भारत की नदियों, जंगलों, साहित्य और संस्कृति, स्थलों, ध्वनियों और रंगों की भौतिक और आध्यात्मिक जो विशेषताएं हैं उसका इसमें वर्णन किया गया है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो पुस्तक है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ये किसने लिखी है? तो रस्किन बॉन्ड द्वारा ये पुस्तक को लिखा गया है। तो दोस्तों ये थे 31 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, निम्न में से किस राज्य ने जनवरी 2022 में पहला ODF यानी खुले में शौच मुक्त प्लस गांव घोषित किया है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, मिजोरम। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन कहां पर खोला गया? ऑप्शन नंबर ए है भोपाल, बी है मुंबई, सी है गुरुग्राम और डी है लखनऊ। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।